हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद डॉक्टर रफ़ी में आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। आज के वीडियो में हम ग्रीक स्कॉलर्स के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यानी ज्योग्राफी में ग्रीक स्कॉलर्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, कब कंट्रीब्यूट किया, कैसे कंट्रीब्यूट किया। इस कंट्रीब्यूशन को देखने से पहले इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि ग्रीक सिविलाइजेशन कहाँ पे थी और उनके बारे में कुछ ख़ास चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी एज ए फील्ड ऑफ नॉलेज को अगर हम देखें, ज्योग्राफी के रूट्स जो हैं वो असल में ग्रीक स्कॉलरशिप या ग्रीक सिविलाइजेशन में पाए जाते हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एंशिएंट टाइम में ग्रीक एक वेल फ्लोरिश्ड सिविलाइजेशन और मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी था दुनिया में। और जिसके टाइम पीरियड की अगर बात करें तो वो 500 BC से 200 BC तक हम जनरली मानते हैं। और इसका सेंटर था ग्रीस में और इसके सराउंडिंग या आसपास के इलाकों में। जैसे कि इस मैप में आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का एरिया जो है ये ग्रीस है, और लेफ़्ट साइड में ऊपर अल्बानिया है, मैसेडोनिया है, ये बुल्गारिया है, फिर ये टर्की है, और आप बीच में एजियन सी को देख रहे हैं या सी ऑफ क्रेटे को देख रहे हैं, और नीचे जो है मेडिटेरेनियन सी है, और लेफ़्ट साइड में आयोनियन सी है। तो ये सारा आप एरिया जो भी देख रहे हैं ये ग्रीक सिविलाइजेशन का एरिया है। और ग्रीक पीरियड को हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि ग्रीक स्कॉलर्स ने एक ऐसे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और ऐसी थ्योरेटिकल और स्कॉलरशिप का बेस रखा, उसकी बुनियाद रखी, जिससे फिलॉसफिकल थिंकिंग में एक इनकलाब सा आया। उन्होंने ऐसे मॉडल्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ऐसे पैराडाइम्स पेश किए जो वेस्टर्न एकेडमिक वर्ल्ड को अरसे दराज तक गाइड करते रहे, रहबरी करते रहे। अब थोड़ा सा हम देखते हैं रूट्स ऑफ ग्रीक स्कॉलरशिप को, कि इसके जो रूट्स हैं ग्रीक सिविलाइजेशन के, या ग्रीक्स अगर इतने बड़े बड़े स्कॉलर इस सिविलाइजेशन ने पैदा किए तो इसके रूट्स असल में जो है कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं इनके रूट्स की बुनियाद असल में इन्होंने जो भी कोई ऑब्जर्वेशन दी, मेजरमेंट्स दिए या अर्थ सरफेस के बारे में कोई जनरलाइजेशन दी, वो कॉन्सेप्ट इन लोगों ने जो है इजिप्शियन से यानी मिस्र के स्कॉलर से बारो किए हैं। और मिस्र को जो है उस टाइम पे द क्रैडल ऑफ साइंस कहते थे। इसी तरह इन्होंने कुछ बुनियादी बातें या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अलजबरा वो इन्होंने जो है मेसोपोटामियन और सुमेरियन यानी इराकियों से ले लिए। इसी तरह इसके अलावा एक्सप्लोरेशन और नेविगेशन का आर्ट फोनेशियन से ले लिया इन्होंने, जो कि मॉडर्न लेवांट कंट्रीज़ के बाशिंदे थे। और आइडिया अबाउट द सेलिशियल बॉडीज़ के बारे में जानना, अबाउट द ऑब्जर्वेशंस, वो जो है ऐसी ऑब्जर्वेशंस के बारे में, सेलिशियल वर्ल्ड के बारे में, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में इन्होंने जो इल्म हासिल किया वो असल में बेबीलोनियन और एसेरियन की जो सिविलाइजेशन से इन्होंने ले लिया। तो थोड़ा सा और देखते हैं। और ये सारे जितने डेवलपमेंट्स थे, एक तो ये डेवलपमेंट्स, उसके अलावा इन ग्रीक्स का अपना डिटर्मिनेशन, ग्रीक स्कॉलर्स का अपना डिटर्मिनेशन कि हम और ज़्यादा नॉलेज को हासिल करें और वो नॉलेज लॉजिकल हो और यूज़फुल नॉलेज हो अबाउट द अर्थ सरफेस एज होम ऑफ मैन। इसी चीज़ ने इनकी जो इनकी प्यास थी, अपनी तड़प थी, अपनी डिटर्मिनेशन थी, और जो इन्होंने नॉलेज हासिल की पुरानी सिविलाइजेशन से, इससे जो है जोग्राफिकल थिंकिंग की बुनियाद डल गई। तो अब कुछ आते हैं, थोड़ा सा कुछ बात करते हैं, थोड़ी बातचीत होती है मेजर ग्रीक फिलासफर्स के बारे में कि किस फिलासफर ने क्या कहा। हालांकि ये बहुत सारे फिलासफर्स हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा मेन को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट ग्रीक स्कॉलरशिप में जो है बड़े दो ट्रेडिशन हुआ करते थे। एक ट्रेडिशन था हमारा मैथमेटिकल ट्रेडिशन, और एक ट्रेडिशन ये था जिसे हम लिटरेरी ट्रेडिशन कहते थे। तो हमारा कॉमन बिलीफ है जोग्राफिकल वर्ल्ड में कि होमर को हम, जिसकी ये पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे, होमर को हम फादर ऑफ ग्रीक ज्योग्राफी कहते थे, क्योंकि उन्होंने ही जो है लिटरेरी ट्रेडिशन को इंट्रोड्यूस किया अपनी किताबों के ज़रिए, जिन किताबों के नाम है ओडेसी एंड इलियड। इसके अलावा उन्होंने 4 विंड्स की भी बात की, जिनका नाम था नॉर्दर्न विंड को हम बोरियस कहते थे, और यूरस ईस्टर्न विंड है, नोटस साउदर्न विंड है, और जेफेरस वेस्ट साइड से आने वाली विंड है। इसके अलावा उसके बाद हम बात करते हैं थेल्स की, जो आप नीचे फोटो देख रहे हैं, फोटो प्लेट थेल्स की है। थेल्स पहला ग्रीक जीनियस था, फिलासफर भी था, उसके अलावा एक ट्रैवलर भी था। तो उन्होंने जो है हु वाज कनेक्टेड विद द बेसिक थ्योरम्स ऑफ ज्योमेट्री, वो मैथमेटिकल ट्रेडिशन के जो है फॉलोवर थे, उसी के प्रपोंडर थे। तो उनका मेन कॉन्सेप्ट था, मेन कंसर्न था विद द जियोमेट्रिकल वर्ल्ड, वो बेसिक थ्योरम्स ऑफ ज्योमेट्री उन्होंने दी हैं। तो 5-6 थ्योरम्स उन्होंने दी हैं, कुछ प्रपोजल्स जो हमने नीचे आपके सामने जो हैं आपके सामने रखी हैं। बिल्कुल सबसे पहले उन्होंने कहा
एक सर्कल को जब भी एक डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो ये डायमीटर उसे दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता है। दूसरा उन्होंने कहा एंगल एट आइदर एंड ऑफ ए बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये जो उसकी बेस है, ये जो इसके एंगल हैं बेस पे, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तीसरा उन्होंने कहा जब दो पैरेलल लाइंस चलती हैं, जब दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट होती हैं एक लाइन से, तो ये जो अपोजिट एंगल बनते हैं ये इक्वल होते हैं। फिर उन्होंने कहा द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। उसके बाद कहा द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। उसके बाद कहा टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव टू इक्वल साइड्स एंड वन इक्वल एंगल। ये सारी बातें जितनी भी थी ये थेल्स ने कही। तो इसके बाद उसकी और एक बात कही, ही विजुअलाइज्ड अर्थ एज ए डिस्क। उन्होंने जब अर्थ की बात आई तो उन्होंने कहा अर्थ जो है एक डिस्क की शक्ल में है जो कि वाटर पे फ्लोट करती है। तो ही वाज आल्सो द फर्स्ट हु स्टार्टेड द मेजरमेंट ऑफ अर्थ एंड लोकेशन ऑफ थिंग्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। और उन्होंने ही मैथमेटिकल ट्रेडिशन को एस्टैब्लिश किया। उन्होंने जो है चीज़ों को लोकेट करना स्टार्ट किया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद आए एनेक्सीमेंडर, ये जो आप फोटो देख रहे हैं नीचे एनेक्सीमेंडर साहब की है। तो उनको हम क्रेडिट देते हैं, उन्होंने बेबीलोनियन वर्ल्ड का एक इंस्ट्रूमेंट था नोमोन, ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये वाली राइट साइड में, ये नोमोन था। इसी को इन्होंने ग्रीक वाली दुनिया में, ग्रीक लिटरेरी वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया। नोमोन असल में क्या है, ये जो आप देख रहे हैं नोमोन एक पोल है जिसको हम वर्टिकली सेट करते हैं अबो ए फ्लैट सरफेस, और जिस पे हम दिखाते हैं वेरिंग पोजीशन ऑफ सन और बाकी सेलेशियल बॉडीज़ की, और जो हम मेजर करते हैं इस पोल की शैडो से कि जो वेरिंग डायरेक्शन होती है या वेरिंग लेंथ होता है शैडो का, उससे हमें पता चल जाता है सेलेशियल बॉडीज़ के बारे में, उनकी वेरिंग मूवमेंट्स के बारे में। तो इसके अलावा इन्होंने जो है दुनिया के मैप को बनाया, जो आप देख रहे हैं बीच में, दुनिया के मैप को बनाया एज़ पर स्केल। और इसमें कोइंसिडेंस ये थी कि जैसे पेंजिया के सराउंडिंग में पेंथालासा था, इन्होंने भी जो है ब्लू कलर का ओशन कहा कि पूरी दुनिया की को जो है सराउंडिंग है, मतलब उससे जो इर्द गिर्द है ये वाला ओशन। तो इसके बाद जो है द क्रेडिट फॉर ऑरिजिनेटिंग द लिटरेरी ट्रेडिशन गोज टू हिकैटियस। इसके बाद आए आपके हिकैटियस, ये जो नीचे बिल्कुल जिनकी जो फिगर दी है, तो उन्होंने भी जो है ये होमर के साथ ही हिकैटियस भी लिटरेरी ट्रेडिशन के फॉलोवर थे। ये ग्रीक स्कॉलर थे, 6th सेंचुरी में मिलेटस में पैदा हुए, क्योंकि मिलेटस उस टाइम पे जो है सेंटर ऑफ लर्निंग था ग्रीक सिविलाइजेशन का। जो उन्होंने किताब लिखी उसका नाम था जस्ट पेरिडोस या डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ये पहली सिस्टमेटिक वर्क थी, सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ देन नून वर्ल्ड। जो उस टाइम पे ज़माना जो है दुनिया जितनी भी जानी जाती थी, मतलब जो नून वर्ल्ड थी उसका सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन था। और इसमें जो है उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, मेडिटेरेनियन सी के आसपास जितनी भी जो है जगहें हैं उनको जो है डिस्क्राइब किया। तो हिकैटियस ने दो अप्रोचेज़ को जो है, मतलब दो अप्रोचेज़ को हमारे सामने रखा और दो अप्रोचेज़ को प्रोड्यूस किया। एक नोमोथेटिक अप्रोच इसके बारे में बात की और दूसरा ईडियोग्राफिक अप्रोच इसके बारे में बात की। उसके बाद आए हेरोडोटस। हेरोडोटस एक आउटस्टैंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रीक स्कॉलर थे 5th सेंचुरी के, और जिनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री और इथनोग्राफी कहते हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जोग्राफिकली एंड ऑल जोग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। मतलब वो दोनों चीज़ों में, हिस्ट्री और जोग्राफी में कंपैरिजन कह रहे थे। हिस्ट्री पढ़ने के लिए जोग्राफी इंपॉर्टेंट है और जोग्राफी जानने के लिए हिस्ट्री का पढ़ना ज़रूरी है। और उन्होंने उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट दे दिया कि इजिप्ट जो है दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ नाइल। तो उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं नीचे, यही हेरोडोटस की जो है फिगर है, उनकी पिक्चर यही है। तो उसके बाद इट वाज ही हु फॉर द फर्स्ट टाइम गिव द कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा कि जो विंड्स होती है वो कोल्डर एरिया से हॉटर प्लेसेस या हॉटर एरियाज़ की ओर मूव करती है। तो इसके अलावा उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे दिया। उन्होंने ये कोशिश की, ही अटेम्प्टेड कि वो जो है अर्थ की एज को मेजर करे ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। जितने भी दरिया हैं वो पूरे साल में कितनी सेडिमेंटेशन करते हैं, और उन्होंने ये एस्टिमेट लगा लिया कि 1 फुट ऑफ सेडिमेंट इज़ फॉर्मड इन 880 ईयर्स, कि एक सेडिमेंट का फीट जो है वो 880 साल में पैदा हो जाता है या बनता है। इस हिसाब से फिर उन्होंने जो आगे चल के कैलकुलेशन ऑफ अर्थ भी देख लिया। इसके बाद ये दो साहब आ गए, प्लेटो और एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है प्लेटो के डिसाइपल थे। तो उन्होंने क्या किया, दे मेड वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफिकल वर्ल्ड में उनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और प्लेटो को हम मास्टर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें हम व्हाइल वी परसीव फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर रीजनिंग, तो उसको हम कहते हैं टू बी द फर्स्ट स्कॉलर हु अडॉप्टेड द
जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। प्लेटो ने जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का जो है आइडिया दे दिया, कहा कि अर्थ जो है आपकी वो यूनिवर्स के बीच में है और इसी के अराउंड बाकी सारी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड करती हैं। ये जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम ये कहते हैं कि सन आपके बीच में है और इसके अराउंड जो है बाकी सारी प्लैनेट्स घूमती हैं। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने जो है वो ऑब्जर्वेशन पे भरोसा नहीं करते थे, उन ऑब्जर्वेशन पे जो हम सेंसेस के थ्रू देखते हैं, बल्कि वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बिलीव करते थे, कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पे बात करते थे। वो उन्होंने लॉज बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए, जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा जोर दिया उन्होंने। तो वही लॉज और प्रिंसिपल जो है आगे चल के गाइडिंग फोर्स बने बाकी स्कॉलर्स के लिए, बाकी सेंचुरीज़ में जो आने वाले स्कॉलर्स हैं। तो उन्होंने जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेबिलिटी मतलब जो है वो दे दिया। हैबिटेबिलिटी कॉन्सेप्ट ये था कि जितना जितना हम अर्थ की सरफेस पे लैटिट्यूड के हिसाब से जो है जितना लैटिट्यूड वेरी कर जाता है, उतना अर्थ पे जो है हैबिटेबिलिटी भी वेरी करती है। मान लीजिए आपकी ज़मीन है, ये लैटिट्यूड जितना जितना वेरी कर लेता है, चाहे ऊपर की ओर या चाहे नीचे की ओर, उतना उतना जो है उस एरिया को लोगों ने कम हैबिटेबल बनाया है, ज़्यादा हैबिटेबल बनाया है, उस बात पे जोर दिया। उन्होंने कहा अगर ये अर्थ है, इसका जो ये गर्म वाला इलाका है इसको टॉर्रिड जोन कहते हैं, और ऊपर पोलर एरिया जो इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। चाहे ये फ्रिजिड जोन हो या चाहे ये टॉर्रिड जोन हो, दोनों इलाके जो है अनइनहेबिटेबल है, इनमें लोग है ही नहीं या बहुत कम है। और बाकी जो उनका एरिया जो बचता है, तो उसमें कहा उन्होंने इंटरमीडिएट एरिया जो है उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, उसमें डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था एरिस्टोटल का। उसके बाद आ जाइए एरिस्टोस्थेनीज पे। एरिस्टोस्थेनीज को हम फादर ऑफ एंशिएंट ज्योग्राफी कहते हैं, और इस टाइम पे हम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट रिटर को जो है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहते हैं, लेकिन फादर ऑफ एंशिएंट ज्योग्राफी एरिस्टोस्थेनीज हैं। और उसके अलावा फादर ऑफ जियोडेसी भी है। इन्होंने ही टर्म ज्योग्राफी को कॉइन किया, कहा कि ज्योग्राफी वर्ड जो है जियो मीनिंग उसका अर्थ है और ग्राफी मतलब डिस्क्राइब, तो अर्थ का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो उन्होंने डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी दे दी कि इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ मैन। उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में जो माना जाता है। उन्होंने जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ को नापा, जो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 99% जो है जो असल में सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ है उसके बराबर निकल करके आई। तो उनकी एक मेजर बुक थी जिसका नाम था ज्योग्राफिक का। ये एरिस्टोस्थेनीज की जो है पिक्चर दी है नीचे। इसके अलावा आप आखिरी स्कॉलर की बात करते हैं जिनका नाम था हिपार्कस। ये जो आप देख रहे हैं हिपार्कस, ये उनकी शक्ल है हिपार्कस। उन्होंने ये एक मैथमेटिकल ट्रेडिशन के फॉलोवर थे, तो मैथमेटिकल ट्रेडिशन को काफ़ी मानते थे एनेक्सिमेंडर की तरह। तो इन्होंने सर्कल को 360 डिग्रीज में डिवाइड किया। इसके अलावा उन्होंने क्या काम किया, इन्होंने 3D अर्थ को जो है फ्लैट सरफेस पे दिखाना चाहा। इसके अलावा उन्होंने प्रोजेक्शंस की बात की, दो खास एजिमुथल प्रोजेक्शंस को दिया, हमारे सामने रखा। एक स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन थी और दूसरी आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसके अलावा जो है उनकी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी जो ये आप देख रहे हैं राइट साइड में नीचे, इसको एस्ट्रोलेब कहते हैं। तो एस्ट्रोलेब को उन्होंने ही इन्वेंट किया, हिपार्कस साहब ने इन्वेंट किया। और ये असल में एक इंस्ट्रूमेंट था बिल्कुल जो है एनेक्सिमेंडर के नोमोन की तरह, लेकिन थोड़ा सा उससे आसान था हैंडल करना। इसका पर्पज़ था कि इससे हमें एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लैटिट्यूड मिलता था समंदर में, और जब हम जो है पोल स्टार के एंगल को ऑब्जर्व करते थे। तो चलिए ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन्स। थैंक यू सो मच।